दोस्तों आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं जो कि पूरी दुनिया में सबको पता है, और वो ये कि जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जल्दी ह्यूमैनिटी अर्थ को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब या तो ये कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वॉर की वजह से होगा या फिर खुद अर्थ का एनवायरनमेंट ही इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा कि इंसान यहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे। अच्छा चलिए मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ह्यूमैनिटी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन ये दिन देखने के लिए आप जिंदा नहीं रहेंगे। अरे अरे आप क्या, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ निकाला है जो कि बिल्कुल हमारी धरती की तरह ही अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और हमसे काफ़ी करीब भी है। बट पूरी खबर यह है कि उस प्लैनेट पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक नहीं आ पाई है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे क्लोजेस्ट वाला स्टार माना जाता है। ये हमसे अप्रॉक्सीमेटली 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहा है एक एक्सो प्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। इस प्लैनेट की डिस्कवरी अगस्त 2016 में अनाउंस की गई थी और ये एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो बिल्कुल हमारी अर्थ के आइडेंटिकल है और हमसे सबसे करीब है। अब याद है मैंने आपको कहा था कि इस प्लैनेट पर जाना परेशानी की बात नहीं है, बल्कि रियल परेशानी है वैज्ञानिकों के लिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच पाना। तो आखिर हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम कितने समय में इस प्लैनेट पर पहुँच सकते हैं, वहां जाने में हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं और क्या वहां पहुंचते पहुंचते आप जिंदा भी रहेंगे, आज इन सभी सवालों के जवाब हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या ह्यूमैनिटी खुद को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी प्लैनेट पर रिलोकेट कर सकती है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जब से ये प्लैनेट डिस्कवर हुआ है तब से वैज्ञानिकों की कम्युनिटी में इसके प्रति उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं कि ये प्लैनेट अर्थ से सिर्फ 17% ज़्यादा बड़ा है और तो और ये प्लैनेट अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में भी लाई करता है। हैबिटेबल जोन स्टार के उस जोन को कहते हैं जहाँ के टेम्परेचर्स और इन्वायरमेंट, वाटर और दूसरे कंडीशंस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ना सिर्फ इस प्लैनेट पर वाटर हो सकता है बल्कि ये बिल्कुल अर्थ की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट भी हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी अर्थ से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। अपोलो 11 ह्यूमंस द्वारा बनाया गया एक बहुत ही फास्ट रॉकेट था जिसकी स्पीड करीब 40,000 किलोमीटर पर आवर की थी। अब अगर इस स्पीड से भी हम मूव करते हैं तो इस प्लैनेट तक पहुंचने में 1 लाख साल का समय लग जाएगा, पर भगवान की कृपा से हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार आया है। पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो 700,000 किलोमीटर की तेजी से उड़ सकता है, यानी कि 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाउ फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि ये स्पीड 0.067% है स्पीड ऑफ लाइट का, लेकिन इस स्पीड से भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंचने में करीब 6,300 साल का समय लग जाएगा। तो आखिर ये स्पेस जर्नी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसी होगी? वेल, इसका जवाब है मल्टी जेनरेशनल जर्नी, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से स्पेसक्राफ्ट में बैठेंगे उनके आगे के जनरेशंस, यानी कि उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे करते करते ऑलमोस्ट 126 जनरेशंस के बाद जो इंसान होंगे शायद इस प्लैनेट पर सक्सेसफुली पहुंचेंगे। पर क्या ये थियरी सच में सक्सेसफुल हो सकती है? वेल, वैज्ञानिक इस थियरी पर इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम भी बनाया है जिससे ये प्रेडिक्ट किया जा सके कि इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। अब चलिए जानते हैं कि कैसे ये जर्नी सचमुच हो सकता है। वेल, सबसे पहली चीज़ तो हमें इस मल्टी जेनरेशनल मिशन के लिए एक क्रू चाहिए होगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे, नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, उनकी एज, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनफर्टिलिटी रेट और शिप की मैक्सिमम कैपेसिटी। इसी के साथ कौन सी एज से एस्ट्रोनॉट रिप्रोडक्शन शुरू करे, उनके पेरेंट्स कितने क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए और कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, जैसे कुछ और बेहद इंपॉर्टेंट रूल्स है जो एस्ट्रोनॉट्स को फॉलो करने होंगे। अब एक बार ये पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने के बाद
बाद वैज्ञानिकों ने इस डेटा को एक एल्गोरिदम द हेरिटेज में डाला, जो कि इस मल्टी जनरेशनल मिशन के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी चेक करता है। सबसे पहले तो ये एल्गोरिदम क्रू क्रिएट करता है उनकी स्पेशल क्वालिटीज के साथ। इसके बाद ये रियल मिशन के थ्रू रन करता है जिसमें नेचुरल डेथ्स और एक्सीडेंटल डेथ्स शामिल होते हैं। इसके बाद ये रैंडमली 2 क्रू मेंबर्स को अलग अलग जेंडर के सिलेक्ट करता है और इवैल्यूएट करता है कि क्या वो चाइल्ड को पैदा कर सकते हैं। इसमें वो बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी रेट, प्रेगनेंसी चांसेस और इनब्रीडिंग लिमिटेशंस। अगर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है तो एल्गोरिदम एक न्यू क्रू मेंबर को ऐड कर देता है और इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने लगता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता जाता है जब तक कि या तो वो क्रू मेंबर मर नहीं जाता या फिर वो प्लैनेट पर सक्सेसफुली पहुंच नहीं जाता। इस एल्गोरिदम के हर मिशन में एक नेचुरल कैटास्ट्रोफे को भी जोड़ा गया है, जैसे कि कोई महामारी, कोलिजन या फिर कोई एक्सीडेंट। अब आखिर स्पेस है ही इतनी खतरनाक जगह कि 6000 साल में कोई एक्सीडेंट ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एस्ट्रोनॉट्स को इनब्रीडिंग भी 5% से कम ही रखनी होगी ताकि पैदा होने वाला बच्चा हेल्दी हो। और एक और बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि पार्टनर्स बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो। इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आगे के एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसके रिजल्ट्स बेहद ही इंटरेस्टिंग निकले। हेरिटेज एल्गोरिदम ने यह प्रेडिक्ट किया कि 14 ब्रीडिंग पेयर्स यानी कि 14 मेल्स और 14 फीमेल्स का क्रू 100% फेल हो जाएगा और कभी भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर नहीं पहुंच पाएगा। इतने स्मॉल ग्रुप के पास इतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है ही नहीं सर्वाइव करने के लिए। रिसर्चर्स ने बहुत से एनिमल्स में ऑब्जर्व किया है कि 25 ब्रीडिंग पेयर्स के केयरफुल रिप्रोडक्शन से लाइफ सस्टेन कर सकती है। लेकिन जब ये नंबर हेरिटेज एल्गोरिदम में यूज किया गया तब 25 मेल्स और 25 फीमेल्स के साथ भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर पहुंचने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 50% ही आए। लेकिन डरिएगा मत, क्योंकि एल्गोरिदम ने 100% सक्सेसफुल होने का आंसर भी दिया है। जब एक क्रू 98 एस्ट्रोनॉट्स या फिर 49 ब्रीडिंग पेयर्स का था, वैज्ञानिकों ने कंक्लूड किया कि 49 ब्रीडिंग पेयर्स से हम इस 6300 साल की मल्टी जनरेशनल जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। इस इंटरेस्टिंग डेटा ने और भी बहुत से डिटेल क्वेश्चंस को जन्म दिए, जैसे कि डीप स्पेस में फर्टिलिटी रेट्स अर्थ से काफी डिफरेंट हो सकती है। एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी से हेल्दी चाइल्ड के बॉर्न होने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे अगर हम स्पेस में मौजूद रेडिएशन को भी कंसिडर करें तो। अब भले ही किसी नेचुरल कैटास्ट्रोफे के आने के चांसेस बहुत कम हो, लेकिन इंटरनल सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब जरा आप ये खुद ही सोचिए कि एक ही स्पेसशिप में जहां कुछ गिने हुए अलग अलग लोग जिन्हें हजारों साल तक साथ रहना है, अब जाहिर सी बात है कि इनमें झगड़ा होना तो स्वाभाविक है। और तो और स्पेसशिप में किसी भी गवर्नमेंट के होने के चांसेस भी कम है, तो उन फाइट्स को कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं होगा। इन सभी चीजों से इस मिशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम नजर आते हैं, स्पेशली अगर हम इतने लंबे समय तक ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो। अब सिर्फ इंटरस्टेलर मल्टी जनरेशनल ट्रैवल ही नहीं है जिसे हमें कंसीडर करना है, हमें एक और बात श्योर करनी होगी कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी सच में हैबिटेबल है भी या नहीं। चलिए मानते हैं कि इस एक्सोप्लैनेट का मास अर्थ के मास से बहुत ज्यादा सिमिलर है और ये स्टार के हैबिटेबल जोन में भी लाई करता है, फिर भी इस बात का क्या सबूत है कि यहाँ ह्यूमन सरवाइव कर सकते हैं? हमारी धरती से बिल्कुल ही अलग प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को अपने स्टार के चारों तरफ रिवोल्यूशन करने में सिर्फ 11.2 दिनों का समय लगता है, यानी कि हर 11 दिन बाद यहाँ एक नया साल होता है। इस प्लैनेट पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार से बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी आती है जितनी सूरज से हमारी धरती पर आती है, लेकिन अब ये अपने स्टार से इतना ज्यादा करीब है कि हम इसका एनवायरनमेंट जैसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसा ये ना हो। सबसे पहली बात तो यह है कि अब क्योंकि इसका ऑर्बिट इतना ज्यादा शॉर्ट है, इसीलिए बिलीव किया जा रहा है कि ये प्लैनेट अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड होगा। टाइडली लॉक्ड का मतलब प्लैनेट का एक साइड हमेशा हमेशा के लिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार को फेस कर रहा होगा, यानी कि प्लैनेट का एक साइड हमेशा से स्टार की तरफ फेस कर रहा होगा और उस पे स्टार की रोशनी और रेडिएशन दोनों आती होगी। वहीं प्लैनेट के दूसरी साइड पर कभी ना रुकने वाली रात होगी। इसके साथ ही वो बहुत ही कोल्ड, डार्क और बहुत ही अजीब वेदरिंग फेनोमेना वाला साइड होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस प्लैनेट के किसी भी साइड पर ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते? वैज्ञानिकों का कहना है नहीं। वो मानते हैं कि प्लैनेट के दोनों साइड के बीच में एक ऐसा स्मॉल पॉकेट होगा जहां लिक्विड वाटर के होने की पॉसिबिलिटी होगी। इससे एक और सवाल उठता है कि क्या आखिर प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट करता होगा?
वेल सच बताऊं तो किसी को नहीं पता कि लाइफ की एग्जिस्टेंस आखिर कैसे हुई। हम ये भी नहीं जानते कि धरती पर लाइफ की एग्जिस्टेंस सिर्फ एक एक्सीडेंट है या बहुत ही कॉमन चीज है जो कि हर धरती जैसे प्लेनेट पर देखने को मिलती है। नाउ आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी ऐसे कई सारे सवाल आते होंगे कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था और क्या इस ब्रह्मांड में कहीं भगवान रहते हैं या फिर केवल एलियंस है। एक ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक लाया है कुकू एफएम कॉल्ड द ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। ये एक ऐसा बुक है जिसमें ब्रह्मांड और जीवन से रिलेटेड कई सारे सवालों का जवाब सर स्टीफन हॉकिंग ने दिए थे। ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में भी अक्सर आया करते हैं लेकिन आपको उनके जवाब कहीं भी नहीं मिलते, बट कुकू एफएम पर जाकर आप इस ऑडियो बुक को सुन सकते हो। कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसमें आपको नॉन फिक्शन बुक समरीज की एक ह्यूज लाइब्रेरी मिल जाती है जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो, और वो भी हर रोज ₹1 से भी कम खर्चा करके। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाना है और ANT50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि आप में से सिर्फ 250 सब्सक्राइबर्स को ही 50% डिस्काउंट मिलेगा। प्ले स्टोर पे 4.5 रेटिंग के साथ कुकू एफएम अभी इंडिया की लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तो अभी मौका है दोस्तों, कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट एंड मनी तीनों को ही सेव कीजिए। अब सिंपल सी बात है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी प्लैनेट की बहुत सारी चीजें हैं जो मिस्ट्री है। बदकिस्मती से हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप भी नहीं है कि इस प्लैनेट के पिक्सेलेटेड इमेजेस भी हम देख सके, और तब तक हम इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि इस प्लैनेट का सरफेस रॉकी है या फिर उस पर वाटर है। अब चलिए मान लेते हैं कि इस प्लैनेट पर किसी तरह से लाइफ पॉसिबल है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मल्टी जेनरेशनल ट्रैवल इतना ज्यादा मजेदार नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। हमें नहीं पता कि जो बच्चे स्पेस में पैदा होंगे उनकी लाइफ साइकिल कितनी होगी, और सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है। अब जरा सोचिए कि अपनी पूरी जिंदगी स्पेसशिप के जीरो ग्रेविटी में गुजारना, जाहिर सी बात है क्रू मेंबर्स अपनी मसल्स और बोन डेंसिटी को खो देंगे। ये बात उन जेनरेशंस के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा जो स्पेस में ही पैदा हुए होंगे और स्पेस में ही मरेंगे। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन हर दूसरी जनरेशंस के लिए ये और भी ज्यादा खराब होता जाएगा। स्पेस में मौजूद रेडिएशन क्रू के इम्यून सिस्टम और फिजियोलॉजी तक पूरी तरह से बदल देगा। आज जैसे कि हम और आप यहाँ धरती पर रहते हैं, स्पेस में हजारों साल रहने के बाद वो हमारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हजारों सालों में उनके वैल्यूज और कल्चर्स में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। हो सकता है कि इन्हीं में से एक पूरा जनरेशन रेबल कर दे और अपने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर जाने के मिशन को पूरी तरह से बदल दे। शायद वो वापस धरती की तरफ मुड़ जाए हम इंसानों से बदला लेने के लिए। अब ये सुनने पर यकीन नहीं होता, लेकिन इस बात की भी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनी हुई है। इन सभी चीजों से यही कंक्लूजन निकलता है कि फिलहाल जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर पहुंचने के चांसेस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्कवर हो जाए जिससे हम उस एक्सोप्लैनेट पर जल्दी पहुंच जाए, पर तब तक के लिए आपका क्या ख्याल है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस हो तो कुकू एफएम पर जाकर इस बुक को सुनना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।